मान लीजिए कि किसी का अपने बिजनेस पार्टनर के साथ हम्म। बड़ा झगड़ा हो जाता है, हम्म। पार्टनरशिप टूट रही है और हिसाब किताब को लेकर मामला एकदम गर्मा गया है। ये तो अक्सर होता है। हाँ, तो अब एक पार्टनर दूसरे को धमकी देता है, मैं तुम्हारे ऊपर धोखाधड़ी का ऐसा केस डालूंगा कि सीधे जेल जाओगे। हम्म। और ये नॉन बेलेबल है, मतलब आसानी से जमानत भी नहीं मिलेगी। अच्छा। अब सोचिए, जिस इंसान को ये धमकी मिली है वो शायद बेकसूर है, हम्म। लेकिन उसके मन में एक असली डर बैठ गया है, गिरफ्तारी का डर, समाज में इज्जत जाने का डर। हम्म। तो सवाल ये है कि क्या वो बस डर के साए में जीता रहे, या कानून उसे गिरफ्तार होने से पहले ही कोई सुरक्षा कवच देता है। और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है। ये किसी पारिवारिक विवाद में हो सकता है, किसी क्या कहते हैं छोटी मोटी लड़ाई में हो सकता है, जहां लोग कानून का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करने की धमकी देते हैं। बिल्कुल। यहीं पर हमारे कानून का एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली प्रावधान सामने आता है, जिसे हम अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं कि बारिश होने से पहले ही छाता खोलने जैसा है। बिल्कुल सही कहा, बारिश से पहले का छाता। आज हम इसी कानूनी छाते के बारे में गहराई से बात करेंगे। ये क्या है, ये किसे और कब मिलता है, और इसकी शर्तें क्या हैं। हमारी ये पूरी बातचीत प्रयागराज हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी और सहायक अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी के साथ हुई एक परिचर्चा पर आधारित है, जहां से हमने इस विषय के सबसे जरूरी पहलू निकाले हैं। तो चलिए इस कानूनी दुनिया के एक बहुत ही अहम दरवाजे को खोलकर देखते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये कोई मामूली दरवाजा नहीं है। ये व्यक्तिगत आजादी और राज्य की जांच करने की शक्ति के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। खासकर उन मामलों में, खासकर उन मामलों में जिन्हें हम गैर जमानती अपराध यानी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कहते हैं। ये वो गंभीर अपराध है जहां पुलिस आपको थाने से जमानत नहीं दे सकती। तो चलिए अपने उस बिजनेस वाले दोस्त की कहानी पर वापस आते हैं। मान लेते हैं उसका नाम रोहन है। उसे डर है कि उसका एक्स पार्टनर अमित उस पर 420 यानी धोखाधड़ी का केस लगाने वाला है, जो कि एक गैर जमानती अपराध है। तो अब रोहन क्या करे, क्या करे कि उसे पुलिस आकर घर से ना ले जाए। रोहन के लिए ही देखिए, हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मतलब सीआरपीसी में धारा 438 बनाई गई है। ये धारा कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को विश्वास करने का कारण है। अच्छा, विश्वास करने का कारण मतलब सिर्फ शक नहीं। हाँ बिल्कुल, सिर्फ हल्का फुल्का शक नहीं, बल्कि एक मजबूत आशंका है कि उसे किसी गैर जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो सीधे ऊंची अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। ऊंची अदालतें मतलब वो लोकल पुलिस स्टेशन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून उसे सीधे सेशंस न्यायालय यानी सेशंस कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में अर्जी लगाने का अधिकार देता है। तो वो कैसे करेगा ये? रोहन अपने वकील के जरिए एक एप्लीकेशन फाइल करेगा, जिसमें वो बताएगा कि उसे क्यों लगता है कि उसे झूठे केस में फंसाया जा सकता है। उसे अपनी आशंका को मजबूत तर्कों और हो सके तो कुछ सबूतों के साथ रखना होगा। और फिर कोर्ट क्या करती है? क्या वो बस रोहन की बात मानकर उसे राहत दे देती है? नहीं, कोर्ट पहले सरकारी वकील की दलीलें भी सुनती है। वो पुलिस से केस डायरी या अब तक की जांच का ब्यौरा भी मंगवा सकती है। अच्छा। सब कुछ देखने और सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि रोहन की आशंका में दम है और उसे फंसाया जा रहा है, या फिर उसे तुरंत गिरफ्तार करने की कोई खास जरूरत नहीं है, तो कोर्ट एक आदेश जारी कर सकती है। आदेश ये होगा कि अगर रोहन को इस खास मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। ठीक है, मान लेते हैं कि रोहन की किस्मत अच्छी थी और कोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत दे दी। तो क्या वो पूरी तरह से आजाद है? क्या वो अमित को फोन करके कह सकता है, हा हा, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यही इस कानून की सबसे जरूरी बात है। ये कोई खुली छूट या गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड नहीं है। मनीष शुक्ला और अमन बाजपेयी जी ने भी अपनी चर्चा में इस पर बहुत जोर दिया। कोर्ट ये राहत कुछ बहुत सख्त शर्तों के साथ देती है। कोर्ट दरअसल कह रही है, हम तुम्हारी आजादी की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी कानून की प्रक्रिया का सम्मान करना होगा। और ये शर्तें क्या हैं? क्या ये हर केस में एक जैसी होती हैं? कुछ शर्तें तो लगभग हर मामले में होती हैं। सबसे पहली और सबसे अहम शर्त है जांच में सहयोग करना। जांच में सहयोग? हाँ, इसका मतलब है कि जब भी पुलिस का जांच अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रोहन को पूछताछ के लिए बुलाएगा, उसे जाना पड़ेगा। वो ये बहाना नहीं बना सकता कि मेरे पास तो अग्रिम जमानत है, मैं क्यों आऊं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक सवाल है। सहयोग शब्द तो बहुत बड़ा है।
इसका मतलब क्या है? क्या हो अगर पुलिस अधिकारी रोहन को परेशान करने के लिए रोज रोज बुलाए और फिर कहे कि ये तो सहयोग ही नहीं कर रहा? इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता क्या? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और असल में ऐसा होता भी है। यहीं पर वकीलों की भूमिका बढ़ जाती है। सहयोग का मतलब है कि पुलिस आपसे जो भी तर्कसंगत सवाल पूछ रही है, आप उसका जवाब दें। अच्छा। अगर आपको लगता है कि आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप वापस कोर्ट जा सकते हैं और बता सकते हैं कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन आपसे नहीं, बल्कि पुलिस की तरफ से हो रहा है। लेकिन कानून का मूल इरादा साफ है, आप जांच से भाग नहीं सकते। समझ गया। तो पहली शर्त है जांच से भागना नहीं है, और दूसरी? दूसरी शर्त न्याय की प्रक्रिया को साफ सुथरा रखने के लिए है। कोर्ट ये शर्त लगाती है कि आप यानी रोहन इस मामले से जुड़े किसी भी गवाहों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई लालच, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि वो सच बोलने से मुकर जाए। मतलब सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं? बिल्कुल। आप सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये न्याय के पहियों में पत्थर अटकाने जैसा है और कोर्ट इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। ये तो बिल्कुल सही है। आप कानून से ही सुरक्षा मांग रहे हैं और फिर उसी कानून को कमजोर करने की कोशिश नहीं कर सकते। और कोई बड़ी शर्त? हाँ, एक तीसरी बहुत आम शर्त है, खासकर अगर मामला गंभीर हो या मतलब आरोपी के भाग जाने की आशंका हो। कोर्ट कह सकती है कि आप अदालत की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जाएंगे। ओ, पासपोर्ट भी जमा हो सकता है? हाँ, आपका पासपोर्ट भी जमा कराया जा सकता है। तो रोहन अगर सोच रहा है कि जमानत लेकर दुबई निकल जाऊं, तो वो संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको जांच के लिए उपलब्ध रहना है, गवाहों को डराना धमकाना नहीं है, और देश छोड़कर भागना नहीं है। एक तरह से कोर्ट आपको आजादी तो दे रही है, लेकिन एक नी विजिबल रस्सी से बांधकर भी रख रही है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। एक इनविजिबल रस्सी ये सुनिश्चित करती है कि आप कानून की पहुंच में रहें। और देखिए, इन मुख्य शर्तों के अलावा कोर्ट केस की प्रकृति को देखते हुए कोई और शर्त भी लगा सकती है। यहाँ एक प्रैक्टिकल चीज है जो मैं समझना चाहता हूँ। रोहन के पास अब कोर्ट का ऑर्डर है, वो अपने घर पर है, तभी दरवाजे पर घंटी बजती है और सामने पुलिस खड़ी है। अब क्या होगा? क्या वो बस कागज दिखा देगा और पुलिस सॉरी सर बोलकर चली जाएगी? हाँ हाँ, फिल्मों जैसा नहीं होता, लेकिन उसका असर लगभग वैसा ही है। प्रक्रिया थोड़ी औपचारिक है। अच्छा। अगर पुलिस उसे गिरफ्तार करने आती है, तो रोहन उन्हें वो आदेश दिखाएगा। पुलिस उस आदेश को वेरीफाई करेगी। इसके बाद रोहन को जमानत बॉन्ड भरना पड़ सकता है। एक बार वो प्रक्रिया पूरी हो गई तो पुलिस उसे हिरासत में नहीं ले सकती। उसे गिरफ्तार करके थाने या जेल नहीं ले जाया जाएगा। वो अपने घर वापस जा सकता है। लेकिन तब क्या होगा जब पुलिस के पास निचली अदालत से जारी किया गया गैर जमानती वारंट हो? क्या हाईकोर्ट का ये आदेश एक वारंट को भी रोक सकता है? अब आपने इस कानून के सबसे शक्तिशाली पहलू पर उंगली रखी है, और ये वाकई कमाल का है। बताइए। अगर अग्रिम जमानत का आदेश हाईकोर्ट या सेशन कोर्ट से मिल चुका है, तो निचली अदालत यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट उस मामले में आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर ही नहीं सकती। क्या बात कर रहे हैं? मतलब अपराध गैर जमानती है लेकिन वारंट जमानती जारी होगा? एग्जैक्टली। निचली अदालत को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना ही होगा। वो उस व्यक्ति के नाम पर जमानती वारंट, बेलेबल वारंट ही जारी करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वारंट में ही जमानत की रकम लिखी होगी, जिसे भरने पर व्यक्ति को तुरंत जमानत मिल जाएगी। ये अग्रिम जमानत के आदेश की असली ताकत है। वो न सिर्फ पुलिस की गिरफ्तारी की शक्ति पर रोक लगाता है, बल्कि निचली अदालतों को भी एक तरह से निर्देश देता है। वाह, ये तो वाकई एक जबरदस्त कानूनी कवच है। ये दिखाता है कि हमारे सिस्टम में कैसे एक ऊंची अदालत निचली अदालतों और पुलिस की कार्रवाई को नियंत्रित कर सकती है, ताकि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत से तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी बेकसूर इंसान के लिए रामबाण इलाज है। तो क्या हर कोई जो अर्जी देता है उसे ये राहत मिल जाती है? बिल्कुल नहीं। और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। ये कोई पूर्ण अधिकार मतलब एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ये अदालत के विवेक पर निर्भर करता है, यानी एक डिस्क्रेशनरी रिलीफ है। अच्छा, मतलब कोर्ट की मर्जी पर है। हाँ, कोर्ट हर मामले को उसकी मेरिट पर तौलती है। तो कोर्ट क्या क्या देखती है ये तय करने के लिए कि जमानत देनी है या नहीं? कोर्ट कई चीजों का आकलन करती है, जैसे आरोप कितना गंभीर और संगीन है, क्या ये हत्या या बलात्कार जैसा घिनौना अपराध है। फिर आरोपी का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड है, क्या वो एक आदतन अपराधी है,
क्या इस बात का कोई सबूत है कि अगर उसे जमानत दी गई तो वो भाग सकता है या सबूत मिटा सकता है? और शायद ये भी कि आरोप लगाने के पीछे की मंशा क्या है। बिल्कुल। क्या ऐसा लग रहा है कि किसी को नीचा दिखाने या परेशान करने के लिए केस किया जा रहा है? इन सब सवालों के जवाबों को तौल कर ही अदालत अपना फैसला सुनाती है। तो मतलब अगर हमारे दोस्त रोहन पर सिर्फ धोखाधड़ी का आरोप है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो उसके चांस अच्छे हैं। लेकिन अगर किसी पर किसी बड़े घोटाले या किसी हिंसक अपराध का आरोप लगने वाला है, तो उसके लिए राह बहुत मुश्किल होगी। बिल्कुल। कोर्ट एक तरह से रिस्क का आंकलन, रिस्क असेसमेंट कर रही है। वो समाज के हित और व्यक्ति की आजादी के बीच संतुलन साधने की कोशिश करती है। इसीलिए अपनी चर्चा में शुक्ला जी और वाजपेयी जी ने भी साफ किया कि अदालत मुकदमों के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए शर्तों या बिना शर्त के अग्रिम जमानत मंजूर या नामंजूर कर सकती है। ये दिखाता है कि कोर्ट के हाथ बंधे हुए नहीं हैं। वो केस के हिसाब से अपना फैसला बदल सकती है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने रोहन की कहानी से शुरू किया, जो एक झूठे केस में गिरफ्तारी के डर से जी रहा था। हमने देखा कि कानून उसे अग्रिम जमानत के रूप में एक छाता देता है, जिसे लेकर वो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। हाँ, और अगर कोर्ट को उसकी बात में दम लगता है तो वो उसे गिरफ्तारी से सुरक्षा का आदेश दे सकती है, लेकिन ये सुरक्षा शर्तों की एक निवड़ी रस्सी के साथ आती है। बिल्कुल, जिसमें आपको जांच में सहयोग करना होगा, गवाहों से दूर रहना होगा और देश छोड़कर भागना नहीं होगा। जी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ आई, वो ये है कि ये कोई गारंटी वाला अधिकार नहीं है। ये पूरी तरह से अदालत की मर्जी और मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। ये एक शक्तिशाली कवच है, लेकिन इसे पहनना है या नहीं, इसका फैसला जज साहब ही करते हैं। बिल्कुल। और ये हमें उस बुनियादी सवाल पर वापस लाता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, संतुलन। ये पूरा कानून एक रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ किसी बेकसूर को झूठे केस में जेल की सलाखों, अपमान और परेशानी से बचाना है, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ ये भी पक्का करना है कि कोई असली अपराधी इस कानून की आड़ लेकर कानून के शिकंजे से बच न निकले, वो इसका फायदा उठाकर जांच को प्रभावित न करे या सबूतों को नष्ट न कर दे। सही बात है। और इसी के साथ मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। हमारे देश में जहाँ केस सालों साल चलते हैं, वहाँ व्यक्तिगत आज़ादी और एक असरदार जांच के बीच ये सही संतुलन कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब हमारा कानूनी सिस्टम आज भी लगातार ढूंढ रहा है।